अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जाजिब और हमारे साथ मौजूद हैं एजीएन की कोर टीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर आतिफ रजा साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे एजीएन कोर टीम के सेकंड मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर नुमान रफीक, जो कि बानी हैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के, 12 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्यूरो चीफ शाहिद एजाज साहब, जिनके अंडर सारे रिपोर्टर्स आते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्रामिंग हेड ताहिर नियाज साहब, जिन्हें 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अस्सलामुअलैकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ रजा साहब, बहुत गहरी नज़र होती है क्राइम पे आपकी। आप ये बताएं हमें कि कराची से क्राइम ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि शहर से क्राइम ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। असल में इसके सबसे बड़ी जो है ना, 2-3 चीज़ों पे समझने की कोशिश करनी होगी। एक तो ये कि इस शहर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की तादाद में जो है हज़ारों लोग इस शहर में मज़ीद आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर जराइम की वारदातें होती हैं और पुलिस की जानब से दावे किए जाते हैं कि हमने मुलज़मान को पकड़ा, गिरफ़्तार किया, वो भी दर्जनों होते हैं, लेकिन वो मुलज़मान गिरफ़्तार होने के बाद चंद दिनों में दोबारा ज़मानतों पर रिहा होकर बाहर आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इन मुलज़मान के न सिर्फ हौसले बुलंद हो रहे हैं, बल्कि ये अपने मज़ीद नेटवर्क को मजबूत करते हैं और दीगर ऐसे लोगों को जो इस वक्त दो पैसों की तंगी के बायस परेशान है, गुर्बत या बेरोज़गारी की वजह से, तो ऐसे लोगों को वो ज़्यादा माइल कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे इन कामों में पैसा ज़्यादा है, और जब इनको पता है पकड़े जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, तो इससे इनको बहुत तकलीफ मिल रही है और बहुत ज़्यादा ये दवाम हासिल कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप मुझे बताइए नुमान साहब कि यहाँ पर जो कराची में इतने क्राइम की जो तादाद बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में रेशियो बहुत बढ़ गया है क्राइम का और बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, तो क्या वजह है इसकी? जी, इसकी वजह भी हम ये कानून नाफिज करने वाले को इदारों को हम कह सकते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पहले जो इस शहर के अंदर क्राइम हुआ करता था, तो उसमें लोकल जो मुजरिम थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, वो सर्व करते थे, यानी कि यहाँ रूल करते थे इस इलाके के अंदर। लेकिन शहर को इस हद तक आज़ाद कर दिया गया है इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर कि लोग जो मुल्क के दीगर सूबों और शहरों से जो जराइम पेशा अफराद जो वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को जारी नहीं रख सकते थे, वो भी अब इस शहर के अंदर आकर जो है अपना जराइम को जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। ताहिर साहब, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है। आप मुझे बताएं कि आपने अपने 15 साल में इतना बुरा वक्त देखा है कि क्राइम इतना सरेआम हो रहा हो, खुलेआम हो रहा हो और इसकी कोई सुनवाई ना होती हो? देखिए, तकरीबन 15 साल फील्ड में हो गए मुझे। मैंने ऐसा टाइम ही देखा था जब आप 15 पे कॉल करें जी, और पुलिस ये कहे ये हमारा काम नहीं है। मंशियात वालों के लिए फ़ोन कर लें, जुआ सट्टा के लिए कॉल कर लें, आप मावे गुटके के लिए कॉल कर लें, यहाँ तक कि जो आइस सप्लाई करने आते हैं उनके बारे में कॉल कर लें, शराब जो इलीगल बेच रहे हैं उनके बारे में कॉल कर लें, तो पुलिस कहती है कि भाई हमारा काम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस इलाके में ये सारे काम हो रहे हैं वो तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है और एसएचओ की ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस थाने की पुलिस क्यों जाएगी आपके साथ, वो कारोबार क्यों बंद करवाएगी? वो तो ये कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऑल इज़ वेल है। और अगर कुछ देर आप बैठ गए वहाँ पे, तो वो पहले उनको इत्तला देंगे, जब वो काम साफ़ हो जाएगा फिर आपको जाके कहेंगे कि देखो आप गलत, आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा शाहिद साहब, सबसे पहले हम अपने इलाके की बात करते हैं जहाँ हमारा ऑफिस है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान सफाई पहले अपने घर से शुरू करता है। कोरंगी, जमान टाउन, अवामी, लांडी, इन एरियाज़ में सरे आम, खुले आम, मावा, गुटका, जुआ, सट्टा, शराब के कारखाने हैं और हर तरह का इलीगल एक्टिविटी हो रही है, काम जारी और सारी है। तो आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इदारा है? मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर कराची के लिए जो है इस वक्त फरिश्ते उतरेंगे और आसमान से जो काम करेंगे, लगता इस तरीके की, मतलब कराची भर में तमाम सूबों, मतलब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बताए जाते हैं। आपने कोरंगी की बात करी, कोरंगी में आप देख लें जो अभी हमारे यहाँ पर एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, पहले वो कहाँ थे, अब वो कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम एसएचओज़ हैं जो यहाँ पर तैनात हैं इस वक्त, वो एक एसएचओ वहाँ से हटता है दूसरी जगह चले जाता है, फिर वो वहाँ से हटता है तीसरी जगह चले जाता है। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हाल है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे इस ज़िला में जितने भी एसएचओज़ हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर एक एसएचओ अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, उससे पहले ही जाने से पहले 2 साल का टाइम होता है एक थानेदार का ना, उसमें होता ये कि वो दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाता है और बाकायदा तौर पर इन तमाम चीज़ों में एसएसपी होता है। एसएसपी सारी चीज़ें देखता है और सारे मामला तय करता है। कोरंगी जैसे ज़िले के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है,
ऐसी जो चीज़ें हैं, गुटखा, मावा है, मंशियात है, शराब खाने हैं, मतलब ये एक चीज़ एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर का इतना बुरा हाल हो गया है। हमारे जो बच्चे हैं, जो घरों के अंदर बाकायदा तौर पर जो निकलती है, फैमिलीज़ निकलती है, इन रोडों पे, जगहों पे, सड़कों पे, ख़ास तौर पे हमारे जितने ग्राउंड्स बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब आज जो है ना, यहाँ पे जो लोग हैं, खास जो जनरेशन इस वक्त है, वो इस चीज़ के अंदर जो है इतनी आ चुकी है कि बहुत बुरा हाल हो चुका है ना। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो है ख़ास तौर पे पुलिस इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है। पुलिस बाकायदा इनको और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम इस तरीके से कर रही है कि जिस तरीके से गुटके मावे वाली की छालियाँ निकलती है, उसके साथ बाकायदा तौर पे पुलिस की गाड़ी होती है, वो गाड़ी बाकायदा जाती है, छुड़वाती है और सामान को मतलब जो है रखवाती है। और इसी तरीके से देखा जाए तो जो शराब खाने बने हुए हमारे, वहाँ पर ख़ास तौर पर मुस्लिम जो आबादी है हमारी, जो मुस्लिम लोग हैं, ज़्यादातर, गैर मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, जुमे वाले दिन भी शराब ज़्यादातर जुम्मे का दिन हो या हफ्ते का दिन हो, कोई भी हो। लेकिन मेरा सवाल, मेरी बात ये है कि इन जगहों पर ख़ास तौर पर मुस्लिम का क्या काम है? आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, तो बाकायदा तौर पे देखना चाहिए कि एक मुसलमान उस जगह पर खड़े होकर वो चीज़ ख़रीद रहा है, इसको कौन रोकेगा? कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना गैर मुस्लिम के पास, तो आप उसको दे सकते हैं। इसको बंद करना चाहिए ना, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर था बाकायदा तौर पे, जो न्यू जनरेशन का था, लोग बाकायदा तौर पे देखते थे, ख़ास तौर पे हमारे लोग, आप ये देखिए शहर के लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा शहर कहाँ जा रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाली नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, ये हमारी पुलिस हो या इलाके SHO इलाके का जो है फादर होता है जी, बिल्कुल हाथ में सारी चीजें होती हैं जिसको कंट्रोल करना और है। ऐसा हो नहीं सकता कि SHO की नॉलेज में ना हो और उनके इलाके में क्राइम हो। SHO की नॉलेज में तमाम चीज़ें होती हैं, जो उसको हिदायत होती है, उसको हिदायत के हिसाब से काम करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वो लगता है, जिस सोर्स से वो लगता है, तो उसको तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। आप कितनी भी चाहें, जो भी कर लें, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है, ना हम ख़त्म करवा सकते हैं। पुलिस जो है ना, पुलिस अपना काम करती रही। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, आतिफ साहब मुझे बताइए कि ज़मान टाउन, स्पेशली मैं ज़मान टाउन के डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रही हूँ, कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो रोटेट क्यों होते रहते हैं, मींस उसी डिस्ट्रिक्ट में क्यों घूमते रहते हैं, एक जगह एक पोस्ट पे तैनात होते हैं, देन दूसरी पोस्ट पे तैनात होते हैं, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में रोटेट होते रहते हैं, क्या वजह है इसकी? अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो एक चीज़ होती है कि ताकत किसके पास है। वो ताकत कैसे पता चलती है कि वो अपनी ही पूरी टीम को हर जगह लेके चलते हैं, जो ऊपर ताकतवर लोग होते हैं, और वो आगे बताते हैं कि देखो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई यहाँ से नहीं हिला सकता। यही दहशत, यही खौफ, यही ताकत उनके जराइम का ज़रिया बनती है। अगर आपने पर्टिकुलर ज़मान टाउन कहा, ज़मान टाउन में भी एग्जैक्टली ऐसा होगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरे शहर में, क्या अगर आप देखें कोई एक अफसर, मनपसंद अफसर जहाँ बैठा हुआ है, तो यकीन कर वो अपनी टीम को साथ रखता है। अब वो टीम ऐसी ही होती है जो पुलिस के काम है, पुलिस यकीनी तौर पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करती है, उनका वास्ता भी ऐसे लोगों से पड़ता है। लेकिन हम यहाँ एक जुमला बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि वास्ता या बिला वास्ता इनकी सरपरस्ती का, वो इनके भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम रखता है। इसके लिए मुख्तलिफ ब्लैक कंपनीज भी बनाई, बी कंपनी जिसको कहा जाता है वो बनाई गई। इसमें चीज़ें साबित हुई है कि पुलिस के बहुत सारे अफसरान और एहलकार इनके साथ मुलविस होते हैं, और इसी वजह से मुलजिमान को शय भी मिलती है और उसी शय के ऊपर वो अपने जराइम को मजीद उसमें इजाफा करते रहते हैं और खुलेआम जो है वो जराइम हो रहे होते हैं शहर में। बेसिकली इनके जराइम करने से उसका फ़ायदा इन लोगों को मिलता है, पैसा मिलता है, पैसे, ताकत, ये चीज़ें, ये जो ताकत और पैसे का नशा है, फिर इन अफसरान को चाह के भी जो है ना मजबूर रहते हैं कि ये यहीं रहे, यहाँ से ना, इनको कोई दूसरा हटाने की कोशिश करता है तो बाकायदा ये बड़ों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इसके बड़े नताइज आते हैं। कुछ हमने देखा है माजी में भी कि इस तरह के वाक़यात हुए थे, जिसमें एक बड़ा अफसर को एक्शन लेता था तो नीचे छोटे अफसरान की जानिब से ऐसी बातें शुरू हो जाती थी, काम शुरू होते थे कि अफसर मजबूर होकर वहाँ से चला जाता था। इसे दाखिली रास्तों से रोका जा सकता है मंशियात को यहाँ कराची में आने से, क्या लगता है आपको? रोका जा सकता है, क्योंकि किस तरह से रोका जा सकता है? रोका इस तरीके से जा सकता है कि अगर ईमानदार और इस शहर का दर्द रखने वाले अफसरान जो हैं वो इस इदारों के अंदर शामिल हों, और उनका यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जो पैसे की पहल है ना, इन इदारों के अंदर ख़त्म हो जाए। वो सिस्टम जिसका नाम दिया जाता है कि अगर सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हम जुर्म को कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो बात की जाए शहर के अंदर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी तादाद, तो अगर देखा जाए हम देखते हैं कि हब के रास्ते आप बलूचिस्तान जा सकते हैं, इसी तरीके से सुराकोट के रास्ते आप हैदराबाद और दीगर जा सकते हैं, नेशनल हाईवे के जरिए आप ठट्टा और उसके दीगर शहर और सूबों की तरफ आप जा सकते हैं।
ये 2-3 जो हैं ये दाखिली और खारजी रास्ते समझे जाते हैं, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी 27 रास्ते ऐसे हैं कि आप इस शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और वो 27 रास्तों के ज़रिए स्मगलिंग जो है ना इतनी उरूज पर है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ से बैरून मुल्क से जितनी भी मंशियात आती है वो इस शहर के अंदर बआसानी दाखिल हो सकती है। तेल, जो ईरानी तेल जिसके ऊपर बाकायदा पाबंदी है, वो भी बआसानी इस शहर के अंदर आता है। कपड़ा जो है ना एक बड़ी मिकदार के अंदर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक कि मेडिसिन तक जो है वो कपड़े की भी स्मगलिंग की जाती है। बिल्कुल, कपड़े की स्मगलिंग होती है। आपने अमूमन देखा होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर या हमारे चैनल्स के अंदर जो इस हवाले से खबरें चलती हैं कि फ़लाँ मार्केट के अंदर छापा पड़ा है, फ़लाँ मार्केट के अंदर छापा पड़ा है, वो छापे किस लिए होते हैं? वहाँ से गैर कानूनी कपड़ा, क्योंकि कोई भी शय जो है वो इस मुल्क में आती है तो उसको टैक्स अदा करना होता है। ये तमाम तर चीज़ें वो होती हैं कि जो विदाउट टैक्स जो है ना वो इस शहर के अंदर आती हैं और बिकती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो इस कारोबार से जुड़े लोग हैं वो सारा फ़ायदा वो ले जाते हैं, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। कपड़े से लेकर जो है वो इल्लीगल तौर पर मोबाइल फ़ोन्स, LEDs वगैरह सब कुछ, यानी मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि जहां देखा जाए क्राइम का बाजार गर्म है कराची में। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, ये पुलिस अफसरान के ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा है। उनकी सरपरस्ती के बिना ये इस तरह से खुलेआम सरेआम ये क्राइम नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही है ताहिर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो छोटा अफसर होता है ना, सारा नज़ला जो है एक अफसर पे गिरता है, जो या तो SHO होगा या हेड मोरर होगा। ठीक है ना, हेड मोरर की इतनी ज़रूरत है ना SHO की इतनी ज़रूरत है। ठीक है, जो ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं जिनके कंधे पे चांद तारे और तलवारें तक बनी हुई हैं, तो ये मामला वहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर मेरी सुपरविज़न में अगर मैं किसी चीज़ को हेड करता हूँ और मेरी सुपरविज़न में मेरे नीचे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम, तो इसका मतलब है मुझ तक बात नहीं पहुँच रही, तो ये मेरी नाअहली है ना। इसी तरीके से पुलिस जो है वो उसमें इंटेलिजेंस का भी एक बाकायदा नेटवर्क है, एक स्पेशल ब्रांच का एक महकमा है। ठीक है, वो हर साल जो है ना एक IR निकालता है। अच्छा, IR में जो है वो तमाम के तमाम जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनके नाम भी मेंशन होता है, उनका NIC भी मेंशन होता है, और उस पर किस क्राइम में मुलविस है वो भी लिखा पूरा रिकॉर्ड उनका मौजूद है। पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फिर आपके पास CRO डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्रिमिनल का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो इतना कुछ होने के बावजूद, लेकिन फिर भी ताहिर साहब, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनका नाम IR में मौजूद है वो भी बहुत धड़ल्ले से हम कह सकते हैं कि जो है वो अपना कारोबार जारी और सारी रखे हुए हैं। उन्हें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है, ना कानून का, किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि जो है वो उनकी पकड़ हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जज़ा और सज़ा। ठीक है, हमारे यहाँ ये बड़ा इजी हो गया है कि आप अंदर जाएं, ज़मानत करवाएं, बाहर आ जाएं, फिर वही काम करें, अंदर जाएं, बाहर आ जाएं। अब अंदर जाने और बाहर आने में अगर उसके 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं ना, तो उसकी जो अर्निंग हो रही है वो 10 लाख रुपए हो रही है, 9 लाख रुपए फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। जी बिल्कुल। आप बताएं, गरीब आदमी जो है वो उसकी सैलरी क्या है? 30,000, 32,000। ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि फरिश्ते आसमान से उतरेंगे तभी कोई हल निकल सकता है। तभी, या फिर किसी को डंडा उठाना पड़ेगा।